प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में उदारवादी विचारधारा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, भारतीय चिंतन में उदारवादी विचारधारा लेक्चर नंबर 14 होगा। बेटा ध्यान दें, वास्तव में जब हम आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, विशेषकर राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, कौन से चिंतन का? आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जब अध्ययन करते हैं तो वास्तव में सबसे पहले आपको ये बात समझनी है क्या, कि जब हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर, मतलब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और भारत जब आज़ाद होता है 1947 तक, मतलब 1885 से 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, उस राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है सुविधा के लिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। प्रथम जो काल होता है वो उदार राष्ट्रवादी काल होता है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। दूसरा काल होता है उग्र राष्ट्रवादी काल। उग्र राष्ट्रवादी काल जिसके नेता हैं लाल बाल पाल, है ना, विशेषकर जिसका नेतृत्व करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और उदार राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, इसका जो नेता है, जो नेतृत्व करते हैं, वो कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला हो गया उदार राष्ट्रवादी काल, दूसरा उग्र राष्ट्रवादी काल और तीसरा गांधी युग। तो ये मोटी रूपरेखा मैंने बनाई है कि 1885 से लेकर 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उस राष्ट्रीय आंदोलन को आप अच्छे से समझ सकें तो इसको 3 कालों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले वाले भाग की कि भारतीय चिंतन में उदारवादी विचारधारा। मतलब वास्तविक रूप में जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है कांग्रेस की स्थापना 1885 से, तो यहाँ सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको उदार राष्ट्रवादी काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदार राष्ट्रवादी काल कहा जाता है। तो आज हम उदार राष्ट्रवादी काल की चर्चा कर रहे हैं, जिसको कि आप समग्र रूप में कह सकते हैं उदारवादी विचारधारा। क्या कह सकते हैं? उदारवादी विचारधारा। देखो बेटा, अगर आपको आधुनिक भारत की राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझना हो तो आपको उदारवादी विचारधारा भी समझनी पड़ेगी, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा भी समझनी पड़ेगी और गांधी युग को भी समझना पड़ेगा। यदि ये तीनों बातें नहीं समझेंगे तो आप आधुनिक राजनीतिक चिंतन को नहीं समझ सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय के ऊपर मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब उदारवादी विचारधारा को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैंने विशेष प्रयास किया है। आपके लिए यहाँ 5 सूत्र तैयार किए हैं। इन 5 सूत्रों के माध्यम से आप बेहतर तरीके से भारतीय चिंतन में जो उदारवादी विचारधारा है, जिसके प्रमुख जो सदस्य हैं राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनमें भी जो महत्वपूर्ण है वो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उदार राष्ट्रवाद का नेता है। ठीक है, तो इन सूत्रों से आप उदारवादी विचारधारा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे। हाँ, सूत्र की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं मेरे उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से बधाई देता हूँ जिन विद्यार्थियों का हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है, कॉलेज लेक्चरर में भी सिलेक्शन हुआ है, स्कूल लेक्चरर में भी सिलेक्शन हुआ है, और सेकंड ग्रेड में भी कितने ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बारंबार उन विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे। बारंबार धन्यवाद। जैसा कि अब हमें तो क्या मालूम हो कि कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, पर समय समय पर जैसा कि कमेंट के माध्यम से बच्चे बता देते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारा इसमें हुआ है, हमारा इसमें हुआ है, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है, पता लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं मेरे विद्यार्थियों को ये कह रहा हूँ कि बेटा, हमारे चैनल जो विद्यार्थी जुड़ गए हैं, जिनको पता है,
मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस रूप में मैं आपको समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा, आपको राजनीति विज्ञान में कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। क्या कहा है मैंने? राजनीति विज्ञान में कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, आपका ये दायित्व ज़रूर है कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उन विद्यार्थियों का परम दायित्व है, कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है क्या कि वो अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल के बारे में अवगत कराएं, क्योंकि मुख्य समस्या यही आ रही है। क्या मुख्य समस्या यहाँ यही आ रही है कि अभी भारत के विद्यार्थियों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत के विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी हो जाए, जिससे कि उनको परेशान ना होना पड़े, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि मैं पूरे भारत के अंतर्गत एक एक विद्यार्थी के पास मेरे चैनल की जानकारी हो, मैं ऐसा प्रयास करना चाह रहा हूँ। और ये भरसक प्रयास करूँगा कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊँगा। वाले ही फिर वो स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, कोई भी कंपटीशन हो, मूल बात है राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो तैयार करता हूँ, ये वीडियो केवल दिखावे के लिए, वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि मैं एक लेक्चर तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ, या फिर स्वयं ईश्वर जानते हैं। आप लोग तो बस हमारी ये जो मेहनत है आपके सामने, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है हमारे विद्यार्थियों की सफलता। पर इतना ज़रूर है, अब जैसे ये आपके लिए आज का मैंने वीडियो तैयार किया, लेक्चर तैयार किया है, तो बेटा ये निश्चितता है कि एक लेखक की किताब से संभव हो ही नहीं सकता है। तो कितने ही लेखक की किताबें हमने ली होंगी, उसके बाद में स्वयं के विचार भी इसमें दिए, तब जा कर के ये एक वीडियो तैयार होती है। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाएंगे कि प्रतिदिन कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप इसका फ़ायदा उठाते हैं। और जब हमारे पास कमेंट आता है, हमें पता लगता है कि हमारे विद्यार्थियों का यूजीसी नेट में सिलेक्शन हो रहा है, कोई लेक्चर में सिलेक्शन हो रहा है, स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन हो रहा है, तो हमें कितनी आत्मिक शांति मिलती होगी, ज़रा इसका अंदाज़ा लगाएं। हमको जैसे ये पता लगता है कि विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या कमा लिया। ये सत्यता है। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है, अगर धन कमाना होता तो साइड में हम कहीं पर भी जो है बच्चों से फीस लेकर के पढ़ा सकते थे। और अगर 20 बच्चों का भी एक बैच बनाए तो 20 में से 20 का सिलेक्शन निश्चित है, चाहे यूजीसी नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर, निश्चित। लेकिन हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य सब विद्यार्थियों को पढ़ाना। वो तो 20 विद्यार्थियों तक सिमट कर रह जाऊंगा और पॉकेट जरूर भर लूँगा मैं, लेकिन लक्ष्य पॉकेट भरना नहीं है, बल्कि लक्ष्य मेरे विद्यार्थियों की पॉकेट भरना। पॉकेट भरने का मतलब आपके विवेक को जागृत करना, आपको बुद्धिमान बनाना, आपको राजनीतिक ज्ञान समझाना। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, चूँकि हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की चर्चा कर रहे हैं, और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में आज हम भारतीय चिंतन की जो उदारवादी विचारधारा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला डायग्राम ले रहे हैं हम, क्या? मूल लक्ष्य। अब इसको समझते जाएं बेटा। देखो यहाँ 5 सूत्र दिए हैं मैंने, 5 डायग्राम दिए, इनसे आप, मैं ये कहूँगा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संपूर्ण आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। छोड़ो आप उदारवादी विचारधारा को, संपूर्ण आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को इसके माध्यम से समझ सकते हैं आप। मैं जो डायग्राम तैयार करता हूँ इसी तरीके से तैयार करता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले मैंने लिखा है मूल लक्ष्य। क्या मतलब है इसका बेटा? समझें। देखो, वास्तव में जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, क्या कहा मैंने? जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, जिसका श्री गणेश राजाराम मोहन राय से होता है, इसलिए राजाराम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है ना। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य ही क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भले वो उदारवादी विचारकों अर्थात उदार राष्ट्रवादी हों, मतलब राजाराम मोहन राय हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे हों, या उग्र राष्ट्रवादी हों, लाल बाल पाल, या फिर जो है गांधी युग की बात की जाए। भाई मैं तो ये कहूँगा कि राजाराम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, उन सबका मूल लक्ष्य एक ही रहा है। आपके सामने इधर देखिएगा, मूल लक्ष्य क्या है सबका, मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का लक्ष्य क्या है? भारत में आत्म चेतना जागृत करना। अब आप देखिएगा, राजाराम मोहन राय ने भी भारत के लोगों में चेतना जागृत की है। उसके बाद में महादेव गोविंद रानाडे ने भी ये कार्य किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कार्य किया, लाल बाल पाल ने भी कार्य किया, और गांधी जी ने भी कार्य किया है कि नहीं किया? तो भारत में आत्म चेतना जागृत करना आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य है ये।
उसके बाद में स्वावलंबन की भावना जागृत करना, ये भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य है। और उसके बाद में आधुनिकता एवं स्वराज्य का अंकुरण तथा परिवर्धन, ये भी जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य रहा है। तो पहले तो आप नोट करेंगे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल लक्ष्य हो गया, मूल लक्ष्य आपके सामने। आप भले ही फिर किसी भी चिंतक विशेष का अध्ययन करें, चाहे राजा राम मोहन राय को ले लें और चाहे महात्मा गांधी जी को ले लें, या मैं कहूँगा गोपाल कृष्ण गोखले को ले लें, या फिर तिलक को ले लें, या फिर मैं कहूँगा भले आप सुभाष चंद्र बोस को ले लें, पेरियार को ले लें, किसी को भी तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डायग्राम क्लियर, आगे बढ़े। दूसरा ये है बेटा कि वास्तविक रूप में जो ये भारतीय चिंतन के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा है, वो उदारवादी विचारधारा ब्रिटिश उदारवादी मान्यताओं से प्रभावित है। भाई उदारवादी विचारधारा के लिए जो लोकप्रिय देश है वो कौन है? ब्रिटेन। ध्यान रखना, ब्रिटेन है। और उदारवादी विचारधारा का जो आधार है वो क्या है? व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवादी विचारधारा है। व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। और उदारवाद का केंद्र बिंदु भी क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से भारत का जो उदार राष्ट्रवादी विचारक हैं, भारत के जो उदार राष्ट्रवादी विचारक हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। तो ये ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से चारों के चारों सदस्य विशेषकर प्रभावित थे। मैंने 4 लिखा है यहाँ। 4 का मतलब क्या है? जो उदार राष्ट्रवादी है या उदारवादी विचारधारा है, इसके आधुनिक भारतीय चिंतन में 4 सदस्य माने जाते हैं विशेषकर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चारों के चारों सदस्य, मतलब उदारवादी विचारधारा के चारों के चारों सदस्य ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से प्रभावित थे। और ये मान्यताएं वगैरह क्या है, सारी बातें आगे आएंगी। इससे प्रभावित है। तो मैंने लिखा है यहाँ कि वास्तविक रूप में जो ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा, उसकी मान्यता ये है कि व्यक्ति अपने आप में क्या होता है? साध्य, जबकि राज्य और समाज साधन होता है। तो भारत के अंतर्गत भी जो उदार राष्ट्रवादी काल के सदस्य हैं, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, चारों के चारों भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई व्यक्ति अपने आप में साध्य है, जबकि समाज और राज्य साधन है। नोट करेंगे, व्यक्ति साध्य है, समाज और राज्य साधन है। तो भारत के अंतर्गत भी जो उदारवादी विचारधारा है वह व्यक्ति को साध्य मानती है, जबकि समाज और राज्य को साधन मानती है। और ब्रिटेन के अंतर्गत भी जो उदारवादी विचारधारा है वह व्यक्ति को साध्य और समाज राज्य को साधन मानती है। तो वास्तविक रूप में आधुनिक भारतीय चिंतन के अंतर्गत उदार राष्ट्रवादियों के ऊपर ब्रिटेन की जो उदारवादी विचारधारा है, इसकी जो मूल मान्यता है उनका प्रभाव पड़ा है। मूल मान्यता यही है कि विधि के शासन को स्वीकार करते हैं, इसी के साथ में ये स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो है उदार राष्ट्रवादी ने भी स्वीकार की हैं। अगली बात, वास्तव में जो भारत का उदारवादी विचारधारा है या भारत के जो उदार राष्ट्रवादी चिंतक हैं, भारत के जो उदार राष्ट्रवादी चिंतक हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में वह समाज सर्वश्रेष्ठ समाज होता है। नोट करेंगे, वह समाज सर्वश्रेष्ठ समाज होता है जिस समाज में व्यक्ति को आत्म निर्णय का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होता है। तो ये बात ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा भी मानती है और इसका प्रभाव भारत के उदार राष्ट्रवादियों पर पड़ा है। तो भारत के उदार राष्ट्रवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अगली बात, जो ये भारत के उदार राष्ट्रवादियों ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में संपूर्ण सामाजिक संगठन को इस तरीके से निर्मित किया जाए जिससे कि उसमें व्यक्ति को आत्मनिर्णय और इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो। आत्मनिर्णय ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि वह समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो, ये भारत के उदार राष्ट्रवादी कह रहे हैं। तो वास्तविक रूप में ये ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा का ही प्रभाव है। ठीक, इसके बाद में फिर आगे लिखा मैंने विडम्बना। विडम्बना का मतलब ये है कि आधुनिक भारत के अंतर्गत जो उदार राष्ट्रवादी चिंतक हैं, कौन कौन? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये चारों की एक विडम्बना है। विडम्बना है कि चारों के चारों सदस्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही
भारत की स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं, या भारत को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, या भारत को स्वराज्य की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। किस में? ब्रिटिश शासन के अधीन। क्यों? क्योंकि ये जो उदार राष्ट्रवादी चिंतक हैं ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान है, जबकि उग्र राष्ट्रवादी कह देंगे कि ये हमारे लिए अभिशाप है। अब ये कह रहे हैं कि ईश्वरीय कृपा है ब्रिटिश शासन, तो अब ब्रिटिश शासन ईश्वरीय कृपा मान रहे हैं, ब्रिटिश शासन को वरदान मान रहे हैं ये उदार राष्ट्रवादी। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी एक विडंबना है कि भाई ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए जैसे ही हमारे समाज व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, हम सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे, तो ब्रिटिश जाति बड़ी दयालु है, ये हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे जाकर के फिर इसका विरोध किया, किसने? लाल बाल पाल ने विरोध किया। उन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश शासन वरदान नहीं है, ब्रिटिश शासन तो हमारे लिए अभिशाप है। उग्र राष्ट्रवादियों ने कह दी ये बात। ठीक है। 2, तीसरा डायग्राम, व्यक्तिवादी धारणा आधार उदारवादी चिंतन। इसका मतलब क्या है बेटा? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो उदारवादी चिंतन है उस उदारवादी चिंतन का आधार व्यक्तिवादी धारणा है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो उदारवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा ब्रिटेन की लोकप्रिय विचारधारा है, और ब्रिटेन की लोकप्रिय विचारधारा है तो इसका आधार व्यक्तिवादी विचारधारा है। और वास्तविक रूप में ब्रिटेन की जो लोकप्रिय विचारधारा है उदारवादी विचारधारा, इस उदारवादी विचारधारा का प्रभाव आधुनिक भारत के उदार राष्ट्रवादियों पर भी पड़ा है। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, चारों पर विशेषकर पड़ा है। चौथा डायग्राम, उदारवादी दर्शन के सूत्र। अब ध्यान दे बेटा, देखो अगर आपको उदारवादी विचारधारा समझनी हो तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको नोट करना है उदारवादी दर्शन के सूत्र क्या है। मतलब जो उदारवादी दर्शन होता है, उदारवादी जो विचारधारा होती है, इसके सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो इसके अंतर्गत मैंने 5 बातें ली। पहला, बुद्धिवाद। मतलब जो उदारवादी दर्शन है वो ये कहता है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति में विवेक होता है, बुद्धि होती है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और व्यक्ति को जब स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, चूंकि उसमें विवेक है तो अपने हित में निर्णय ले लेगा। इसलिए तो उदारवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई राज्य को जो है आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब हस्तक्षेप की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति को बुद्धिमान मानते हैं, विवेकमान मानते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि भाई राज्य को आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये बुद्धिवाद। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति को विवेकमान मानते हैं। दूसरा है वैचारिक स्वतंत्रता। वास्तविक रूप में जो उदारवादी दर्शन है वो जो है वैचारिक स्वतंत्रता की बात करता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपने विचार जो है वो प्रकट कर सके। तीसरा है सहिष्णुता। चौथा है प्राकृतिक अधिकार, अर्थात जो उदारवादी दर्शन वो प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ वास्तविक रूप में जॉन लॉक है जैसे, तो जॉन लॉक ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं। 3 अधिकार कौन कौन से? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक ने 3 अधिकार की बात की, तो अब इसका प्रभाव भारत के विचारकों पर भी पड़ा है। कहा कि भाई जब आप लोग ये कह रहे हैं कि जन्म के साथ ये 3 अधिकार मिल जाते हैं तो हम भी तो मनुष्य हैं, भारत के लोग भी तो मनुष्य हैं, मनुष्य तो हमें भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है ना। आगे चल करके फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो साफ कह दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। क्योंकि जॉन लॉक का प्रभाव तिलक पर पड़ा है। अब चूंकि तिलक जो है वो जो है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में चले जाते हैं, लेकिन हम तो किसकी बात करें आज? उदार राष्ट्रवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है समानता और व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। अर्थात जो उदारवादी दर्शन है वो व्यक्ति में किसी भी रूप में असमानता की बात नहीं करता है। जाति धर्म इत्यादि के आधार पर सभी समान है, और इसी के साथ में व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करता है। मैंने आपको पहले बता दिया था ये तो कि वास्तविक रूप में जो उदारवादी विचारधारा है, भले वो ब्रिटेन की है या जो है भारत के उदार राष्ट्रवादी हैं, वो साफ कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है। व्यक्ति अपने आप में साध्य है तो इसका मतलब ये कि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, इसी किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। ठीक है, इसलिए व्यक्ति की गरिमा में जो उदारवादी दर्शन वो विश्वास करता है। और बेटा ये जो उदारवादी दर्शन के 5 ये सूत्र मैंने दिए, इन सूत्रों के आधार पर आप आधुनिक भारतीय चिंतन में जो उदारवादी विचारधारा है या जो उदार राष्ट्रवादी चिंतक हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इन 5 सूत्रों को इन चारों चिंतकों ने, मतलब राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनाया है। ठीक है, 5वां है। 5वां हमने विशेष कर लिया है, रानाडे ने उदारवाद के 4 आधार बताए हैं। मतलब महादेव गोविंद रानाडे ने उदारवाद के 4 आधार बताए हैं। पहला, जाति और धर्म के संबंध में अविश्वास से मुक्ति। दूसरा, मानव और मानव के बीच न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना। तीसरा, सरकार और कानून के प्रति वफादारी। चौथा, समता तथा समानता की स्थापना। मतलब महादेव गोविंद रानाडे ने उदारवाद के 4 आधार माने। अब इसका मतलब ये है कि देखो, चूँकि भारत के अंतर्गत जो उदार राष्ट्रवादी चिंतक हैं
जिसमें रानाडे भी उदारवादी चिंतक ही। तो वास्तव में ये ब्रिटेन की जो उदारवादी विचारधारा है, ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा की मूल मान्यताओं के उन पर प्रभाव पड़ा है। तो रानाडे ने भी जो उदारवाद के 4 आधार बताए हैं वो ब्रिटिश उदारवाद की मूल मान्यताओं के आधार पर ही बताए हैं। तो ये नोट करेंगे आप। ये तो मूल बात होगी भारतीय चिंतन में उदारवादी विचारधारा को समझने की। विशेषकर आपको इसके अंतर्गत 3, 4 और 5 और ये 2 ये जो हैं सूत्र आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है। बाकी मूल लक्ष्य का तो आपको पता होना ही चाहिए। ये तो चाहे राजा राम मोहन राय को लेंगे, हम गांधी जी को लेंगे, किसी का भी अध्ययन करेंगे तो मूल लक्ष्य तो सबका यही रहा है कि भाई चूँकि उस समय भारत जो है ब्रिटेन का अधीन था, तो लक्ष्य तो यही था कि स्वराज्य की प्राप्ति हो। अब प्रारंभ में जो उदार राष्ट्रवादी हैं उन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन तिलक ने कह दिया नहीं, गलत बात है, हमें तो पहले आज़ादी चाहिए, समाज व्यवस्था बाद में सुधार होता रहेगा। जबकि उदार राष्ट्रवादियों ने कह दिया कि भी पहले समाज व्यवस्था को सुधार लो, हमारे यहाँ कुरीतियाँ हैं, जब हम सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जाति बड़ी दयालु है, हमको आज़ादी दे देंगे। इसलिए डिफरेंस हो जाता है। उदार राष्ट्रवादी कह देते हैं कि भाई ब्रिटिश शासन हमारे लिए जो है वरदान है, जबकि उग्र राष्ट्रवादी कह देते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए अभिशाप है। तिलक ने साफ कही थी ये बात। चलिए अब हम मूल बात पर आते हैं। उदारवादी विचारधारा का भारत में अभ्युदय, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत में जो उदारवादी विचारधारा है उसका उदय कैसे होता है। अब समझे, यहाँ से इसका श्री गणेश कर रहे हैं, ये तो मैंने सूत्र दिए जिससे आप इसको समझ सकें। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत में उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ या अभ्युदय 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. हुम के द्वारा। इसके संस्थापक कौन है? ए.ओ. हुम। तो कहा यह जाता है कि भाई वास्तविक रूप में ए.ओ. हुम जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। मतलब कांग्रेस का जो संगठन है इसकी स्थापना की। अब इसके बारे में कहा जाता है कि भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो स्थापना की गई है वो ब्रिटिश सरकार के आशीर्वाद से हुई है। हाँ, ये बात सही भी है, क्योंकि जो ये ए.ओ. हुम थे ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस लिए की? इसलिए की जिससे कि भारत में बढ़ते असंतोष को उदारवादी दिशा में अग्रसर किया जा सके। क्योंकि वास्तविक रूप में जब 1857 में क्रांति होती है, 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति होती है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो उस समय भारत में बहुत ज़्यादा उबाल आया हुआ था। एक तरह से हम कहेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से ज्वार आया हुआ था, जनता में रोष व्याप्त था। अब ये रोष उग्र रूप धारण नहीं करे, इस रोष को कैसे शांत किया जाए, कैसे दबा जाए, तो इसके लिए क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो ये इसलिए की गई थी कि बढ़ते असंतोष को उदारवादी दिशा में अग्रसर किया जा सके। मतलब जनता का जो रोष है उस रोष को शांत कर दिया जाए। और उसके बाद में जो है ये जो संगठन है इसकी स्थापना इसलिए कर दी गई थी कि भाई इसके माध्यम से ये लोग अपनी बातें जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखें और जो है संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से धीरे धीरे कानूनों के माध्यम से अपनी समाज व्यवस्था को बदलवाएं और इसके बाद में धीरे धीरे इनको आज़ादी मिल जाएगी। तो ये जनता के रोष को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसका उदय इसलिए होता है कि भारत में जो रोष व्याप्त हो रहा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, तो उस रोष को शांत किया गया है फिर। ठीक है, चलिए इसके बाद में दृष्टिकोण मांगी। इसका मतलब क्या है? भारतीय उदारवादी विचारधारा की दृष्टिकोण और मांग लेंगे कि भाई जो उदारवादी विचारधारा है इसके जो चिंतक हैं राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका दृष्टिकोण क्या है, मतलब नज़रिया क्या है, ब्रिटिश सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनकी मांगे क्या हैं, इनको समझेंगे। तो सीधी सी बात है, नज़रिया तो इनका यही है उदार राष्ट्रवादियों का कि भाई ब्रिटिश सरकार ईश्वरीय अनुकंपा है, हमारे लिए वरदान है और भारत का विकास तभी हो सकता है जबकि ब्रिटिश सत्ता यहाँ व्याप्त रहे। क्योंकि उस समय इनको ये पता था कि समाज व्यवस्था में अनेकों बुराइयां व्याप्त हैं, धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास व्याप्त था। तो इसलिए इनका नज़रिया ये था कि भाई ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान के रूप में कार्य कर रहा है। चलें, पहला साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन। सबसे पहला जो बिंदु लेंगे हम ये लेंगे कि जो ये उदार राष्ट्रवादी हैं
उदार राष्ट्रवादी है, जिसमें राजा राम मोहन राय भी ले सकते हैं, रानाडे भी ले सकते हैं, दादा भाई नौरोजी भी ले सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी ले सकते हैं। तो इन्होंने साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन किया, मतलब वास्तविक रूप में ब्रिटिश शासन के द्वारा जो साम्राज्यवाद का विस्तार किया जा रहा था उसका इन्होंने विवेचन किया, स्पष्टीकरण किया, विश्लेषण किया। और फिर इन्होंने कहा कि भाई वास्तविक रूप में भारत का जो, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिश शासन को वरदान मान रहे, तो ब्रिटिश शासन में जो कमियां थी वो कमियां नहीं बता रहे, नहीं, ब्रिटिश शासन में जो कमियां थी उन कमियों को भी बता रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके द्वारा हमारा शोषण, आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसलिए इन्होंने शोषण के 3 रूप बताए हैं जिसके माध्यम से भारत का शोषण किया जा रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था को ये एक प्रकार से मैं कहूँगा कि इस तरीके से निचोड़ रहे थे कि हम धीरे धीरे बिल्कुल जर्जर हो चुके थे। तो इन्होंने 3 रूप बताए, व्यापार, उद्योग और वित्त। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई इन क्षेत्रों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है हमारा शोषण किया जा रहा है। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो उदार राष्ट्रवादी हैं, उदार राष्ट्रवादी कौन है? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी हैं, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। उदार राष्ट्रवादियों के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण शस्त्र बताया इन्होंने, उस शस्त्र का नाम है नियंत्रण सिद्धांत। नियंत्रण सिद्धांत, और नियंत्रण सिद्धांत का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में भारत की गरीब का मुख्य कारण ये है कि भारत का धन बाहर जा रहा है, जिसको निर्गम सिद्धांत भी कहा जाता है, ड्रेन थ्योरी, बाहर जा रहा है। इसलिए इनका कहना था कि भाई भारत का जो धन है भारत में रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए। क्योंकि ब्रिटिश शासन क्या करता है कि भारत से कच्चा माल ले जाता है सस्ते दाम पर, ब्रिटेन में जा कर के वो उसको निर्मित कर दिया जाता है, पक्का माल बना दिया जाता है और फिर उसको महंगे दाम में बेचा जाता है। तो एक बात बताइए, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा श्रम भी बेकार जा रहा है। तो इन्होंने इसका विश्लेषण किया है कि भी मूलतः इसका कारण क्या है। तो इन्होंने कारण बताया, इसलिए इन्होंने नियंत्रण सिद्धांत की बात की कि भी हमारा धन बाहर ना जाए, भारत में ही रहे। दूसरा है प्रशासनिक सुधार। जो उदार राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसका कहना है कि भाई प्रशासन में सुधार किया जाए। प्रशासन में सुधार किया जाए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर यूरोपियन लोगों की नियुक्ति ना की जा करके भारतीय लोगों की नियुक्ति की जाए। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों की नियुक्ति की जाएगी तो कम वेतन में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अब होता क्या है, यूरोपियन लोगों की नियुक्ति की जाती है, उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता है और काम भी निष्ठा से नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक सुधार की बात की। ये डायरेक्टली आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे क्रम से सुधार की बात कर रहे हैं, मतलब संवैधानिक परिवर्तन की बात करते हैं कि भाई संवैधानिक तरीके से परिवर्तन किया जाए। जबकि आगे चल करके उग्र राष्ट्रवादी साफ कह देंगे हमें तो पहले आज़ादी चाहिए। इसलिए तिलक साफ कह देते हैं कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रशासनिक सुधार। तीसरा है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। देखो बेटा, जो उदार राष्ट्रवादी हैं उन्होंने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की कि वास्तविक रूप में नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है। तो इसकी जो है सुरक्षा की बात की इन्होंने कि भाई ब्रिटिश सरकार कम से कम नागरिक अधिकारों की सुरक्षा तो करे। भाई ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं हम राजभक्ति निभा रहे हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन ही हमारा विकास हो सकता है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी चूंकि उदारवादी विचारधारा का प्रभाव है तो ये कह रहे हैं कि जब आप लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो कि जन्म के साथ मिल जाते हैं, तो हम भी तो मनुष्य हैं, हमें भी तो कुछ अधिकार मिले हैं। तो इसलिए इन्होंने साफ कह दिया कि भाई नागरिक अधिकारियों की सुरक्षा की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। और चौथा है सामाजिक सुधार और स्वशासी सरकार की मांग। ध्यान दें, सामाजिक सुधार और स्वशासी सरकार की मांग, मतलब उदार राष्ट्रवादी ने साफ कह दिया कि भाई उस समय चूँकि सोशलिस्ट सिस्टम समाज व्यवस्था में अनेक कुरीतियाँ थी, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा, दुनिया भर की जो है अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, कुरीतियाँ थी। तो इन सब में सुधार की बात की इन्होंने कि भाई समाज व्यवस्था में सुधार तो हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ में इन्होंने स्वशासी सरकार की डिमांड भी की, मांग भी की। 4 बिंदु हो गए। तो इसके माध्यम से आप इनके दृष्टिकोण और मांगों को समझ सकते हैं। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो उदार राष्ट्रवादी उनका नज़रिया ये था कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए क्या है, वरदान है। लेकिन वरदान होते होते इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं उनकी हम आलोचना नहीं करेंगे, हम उनकी आलोचना भी करेंगे, कमियाँ ही बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, उदार राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश सरकार की खामियां थी, खामियों को भी काउंटिंग की, गिनती कराई थी। वरदान मानते हैं ब्रिटिश सरकार को, लेकिन कमियों की तरफ अवगत इन्होंने जरूर कराया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उदारवादी चिंतन में समाजवादी आग्रह। ध्यान दें, मतलब वास्तविक रूप में
भारतीय उदारवादी चिंतन में समाजवादी आग्रह के ऊपर भी बात करेंगे हम। मतलब यहाँ समाजवाद की बात भी की गई है इनके द्वारा। कैसे? जैसे सबसे पहले तो ये अहस्तक्षेप सिद्धांत की बात करते हैं। देखो, जबकि ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा साफ कह देते हैं कि आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई भारत में तो आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्र व्यापार की बात की जाएगी तो फिर भारत ब्रिटेन से बराबरी कहाँ कर पाएगा, इसलिए आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, जरूरी है। इसलिए इन्होंने हस्तक्षेप सिद्धांत का विरोध किया। और रानाडे ही पहले व्यक्ति थे, नोट करेंगे ये, रानाडे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तविक रूप में उस समय की अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देते हुए, आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान देते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया। इसके बाद में एक विद्वान और हैं, रमेश चंद्र दत्त ने भी आर्थिक संत्रास की व्याख्या की। मतलब वास्तविक रूप में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कमियां थी, आर्थिक दृष्टि से हमारा जो शोषण हो रहा था उसकी तरफ इन्होंने भी जो है ध्यान दिया था, रमेश चंद्र दत्त ने भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात लेते हैं हम भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति। नोट करेंगे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादियों के विचार। फिर से भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादी के विचार, मतलब ब्रिटिश शासन के प्रति जो उदार राष्ट्रवादी हैं उनके क्या विचार हैं। उदारवादी विचारधारा का नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके विचार क्या हैं? यहाँ मैंने 4 बिंदु बनाए। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। वास्तविक रूप में जो उदार राष्ट्रवादी हैं ये देशभक्त भी हैं तो राजभक्त भी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पर वास्तव में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते थे, अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे उन कानूनों की पालना पर ये बल देते थे। मतलब इनमें राजभक्ति थी, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन ईमानदारी से हो इसके ऊपर ये बल देते थे। दूसरा है ब्रिटिश न्यायप्रियता विश्वास, अर्थात भारत के जो उदार राष्ट्रवादी हैं ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इनका कहना था कि ब्रिटिश जो जाति है उस स्वभाव से ही बड़ी न्यायप्रिय है, ये कभी भी अन्याय नहीं कर सकती। हालांकि ये बातें आगे चल करके सत्य साबित नहीं हुई और अगर राष्ट्रवादियों ने सबका विरोध किया। फिर तीसरा है ब्रिटिश संस्थाओं की श्रेष्ठता विश्वास। वास्तविक रूप में देखा जाए तो उदार राष्ट्रवादी ने साफ कह दिया कि जो ब्रिटिश संस्थाएं हैं वो ब्रिटिश संस्थाएं श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, उचित हैं, इसलिए भारत में भी उसी तरह की संस्थाओं का निर्माण किया जाए। और इसी का परिणाम है कि भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में जब संविधान बनाया गया तो हमारे भारत में भी संस्थात्मक शासन प्रणाली के मॉडल को ही अपनाया गया। तो ये इनकी देन है। चौथा है भारत और इंग्लैंड के हितों की संबद्धता। उदार राष्ट्रवादियों ने भारत और इंग्लैंड के हितों की संबद्धता की बात की। इनका कहना था कि अगर वास्तविक रूप में भारत की जनता ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनके अनुरूप कार्य करते हैं, ईमानदारी से ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, तो इससे दोनों देशों का ही लाभ है। क्यों? क्योंकि भारत में आंतरिक अव्यवस्था होगी, बाहरी आक्रमण से भी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगे, ब्रिटिश सरकार की बातें मानेंगे तो हमारे भारत में आंतरिक क्षेत्र में भी जो है शांति व्यवस्था रहेगी और बाहरी आक्रमण से भी ब्रिटेन हमारी रक्षा करेगा। तो इन्होंने कहा कि भी दोनों के लिए हितकर है। किस किस के लिए? भारत के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी। नेक्स्ट बात है उदारवादियों के राजनीतिक कार्यक्रम का ढंग या साधन। अब जरा ध्यान दें। देखो बेटा, जो भारत के उदार राष्ट्रवादी हैं उनके साधन क्या हैं, किन साधनों से ये जो है स्वराज्य की प्राप्ति चाहते हैं या परिवर्तन की बात करते हैं, ये भी एक एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो नोट करेंगे उदारवादियों के राजनीतिक कार्य का ढंग या साधन। फिर से उदारवादियों के राजनीतिक कार्य का ढंग या साधन। तो बेटा ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आपको नोट करना है कि उदारवादियों की जो राजनीतिक कार्य पद्धति है, नोट करें उदारवादियों की जो राजनीतिक कार्य पद्धति है, नोट करें उदारवादियों की जो राजनीतिक कार्य पद्धति है, उसमें 2 बातें मुख्य हैं। एक तो गरिमा और दूसरा शांति। मतलब भारत के जो उदार राष्ट्रवादी हैं वो अपने कार्य पद्धति में 2 बातों पर बल देते हैं। एक तो व्यक्ति की गरिमा और दूसरा शांति। मतलब व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाए, इसके आधार पर काम करें, और दूसरा शांति से काम किया जाए। ठीक है, अब गरिमा और शांति, इसका क्या मतलब है? गरिमा और शांति अर्थात इस कार्य पद्धति का मतलब होगा, अर्थात
उनकी कार्य पद्धति में उग्रता, बल प्रयोग, विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है। ध्यान दें, अर्थात उनकी कार्य पद्धति में, मतलब उदार राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति में उग्रता, बल प्रयोग और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है। नोट करेंगे, उग्रता, बल प्रयोग, विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये तो केवल की गरिमा और शांति की बात करते हैं कि शांति से काम हो, उसमें किसी भी रूप में उग्रता नहीं हो, बल प्रयोग नहीं हो और विद्रोह नहीं हो। ये उदार राष्ट्रवादी कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में वास्तव में देखा जाए तो उदारवादियों की जो राजनीतिक कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के कुछ खास अंग मैंने नोट किए हैं। खास अंग या महत्वपूर्ण साधन, खास अंग क्या क्या है। एक तो प्रार्थना पत्र, मतलब ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना पत्र रखेंगे कि भाई ये सुधार हमारे यहाँ भारत में किया जाए। प्रार्थना पत्र ब्रिटिश सरकार से अपील करेंगे, उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे और प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। क्या? प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। तो ये विशेषकर 4 अंग हो गए: प्रार्थना पत्र, अपील, प्रस्ताव और प्रतिनिधिमंडल। मतलब इनके माध्यम से ये वास्तविक रूप में ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे कि भी हमारे भारत में ये सुधार होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत जज्बा था इनमें कि ब्रिटिश संसद के सामने कम से कम उदार राष्ट्रवादी ने बोलने का साहस तो किया है। बहुत बड़ी बात है ये तो। उस समय में ब्रिटिश संसद के सामने जाना है बहुत बड़ी बात होती है, उनके सामने बोलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई ये कह दे कि उदार राष्ट्रवादियों का कोई योगदान नहीं तो गलत बात है। मैं तो ये कहूँगा जब मान लीजिएगा हम भवन बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो सबसे पहला नींव का पहला पत्थर ही तो होता है। तो ये भी नींव के पहले पत्थर थे। कौन? उदार राष्ट्रवादी राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महल के पहले पत्थर हैं। अगर ये पहला पत्थर ही नहीं रखते तो महल ही नहीं बनता। यस। अब जो ये उदार राष्ट्रवादियों की ये जो कार्य पद्धति है या उदार राष्ट्रवादियों के जो ये साधन हैं, अंग हैं, इनकी आलोचकों ने आलोचना की है। आलोचक कौन है? उग्र राष्ट्रवादी ही हैं। लाल बाल पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने विशेषकर आलोचना की है। भाई बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, इन तीनों ने विशेषकर इनकी आलोचना की, इनके साधनों की। किनके साधनों की? उदार राष्ट्रवादी के साधनों की। उदार राष्ट्रवादी के साधन प्रार्थना पत्र, अपील, प्रस्ताव, प्रतिनिधिमंडल है। तो इन साधनों की आलोचना की इन्होंने। फिर मैंने लिखा है आलोचकों ने इस मार्ग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। मतलब जो आलोचक हैं या जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, लाल बाल पाल, इन्होंने उदार राष्ट्रवादियों के जो ये साधन हैं, इन साधनों को या इस मार्ग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? उदार राष्ट्रवादियों के साधनों को आलोचकों ने क्या संज्ञा दी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। इन्होंने कहा कि आप तो भीख मांग रहे हैं। उदार राष्ट्रवादियों से कह रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय जो है गोपाल कृष्ण गोखले से कह रहे हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गोखले से कह रहे हैं, या मैं कहूँगा कि उग्र राष्ट्रवादी उदार राष्ट्रवादियों से कह रहे हैं कि आप लोग तो भीख मांग रहे हैं ब्रिटिश सरकार से कि हमें भीख दे दो। और लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो साफ कह दिया था कि आप लोग भीख मांग रहे हैं। कौन भीख मांग रहे हैं? उदार राष्ट्रवादी। उदार राष्ट्रवादी राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे कह रहे हैं तिलक, लाला लाजपत राय कि आप लोग तो भीख मांग रहे हैं ब्रिटिश सरकार से कि हमें भीख दे दो। और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए। कौन कह रहे हैं? तिलक, लाला लाजपत राय कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं आप लोग भीख मांग रहे हैं और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए। तो ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है इसको। किसको? ये जो साधन है, प्रार्थना पत्र, अपील कर रहे हैं, कटोरे में आज़ादी डाल दो, आज़ादी डाल दो, आज़ादी डाल दो, ऐसे कभी आज़ादी मिलती है? इसलिए इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है कि आप तो भीख मांग रहे हैं ब्रिटिश सरकार के सामने। और उग्र राष्ट्रवादियों ने इन साधनों का बिल्कुल विरोध कर दिया कि ऐसे कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। और उदार राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि हमारी समाज व्यवस्था में सुधार हो जाए, उसके बाद में हमें आज़ादी दे देंगे। तिलक साहब कह रहे हैं कि समाज व्यवस्था में सुधार बाद में होता रहेगा, पहले तो हमें आज़ादी चाहिए। इसलिए इन्होंने इसको, इस मार्ग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अंत में उदारवादियों के चिंतन और कार्य पद्धति का मूल्यांकन। अब जरा देखिएगा, उदारवादियों के चिंतन और कार्य पद्धति का मूल्यांकन, मतलब यहाँ पर हमने इस चिंतन की जो बात की है, इनकी जो ये कार्य पद्धति है, इस कार्य पद्धति की जो बात की है, कार्य पद्धति जो ये साधन वगैरह हैं, इसकी जो बात की, इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन क्या है? वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है, लेकिन हम संक्षेप में बता रहे हैं यहाँ क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक कर्णधार हैं। कौन? जो उदार राष्ट्रवादी हैं, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। मतलब
उदार राष्ट्रवादी में 4 नेता महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। इनमें भी जो नेता है वो गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है। तो वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार हैं। अरे भाई, अगर उदार राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं आती तो सीधा का सीधा उग्र राष्ट्रवादी जो हैं, क्या ब्रिटिश सरकार से टक्कर ले सकते थे सीधा? नहीं, पहले तो उनके सामने बोलने का साहस उदार राष्ट्रवादी ने तो किया है, उसके बाद में तो उग्र राष्ट्रवादी आते हैं। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार थे कौन? उदार राष्ट्रवादी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में नोट करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदार राष्ट्रवादियों का वही महत्व है जो सुंदर महल के निर्माण में, नोट करेंगे, सुंदर महल के निर्माण में नींव के पत्थरों का होता है। मतलब उदार राष्ट्रवादियों का स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में वही महत्व है जो एक सुंदर महल बनाने में नींव का पहला पत्थर होता है। वही महत्व है इनका, किनका? उदार राष्ट्रवादियों का, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के, नोट करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के उदार राष्ट्रवादी कर्णधार थे। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदार राष्ट्रवादियों का वही महत्व है जो सुंदर महल के निर्माण में नींव के पत्थरों का होता है। किसका होता है? नींव के पत्थरों का होता है, ठीक है। तो ये इसका मूल्यांकन हो गया, महत्व हो गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तविक रूप में ये जो है नींव के पहले पत्थर थे कौन? उदार राष्ट्रवादी। उदार राष्ट्रवादी में 4 चिंतक विशेषकर आते हैं, 4 सदस्य हैं। राजाराम मोहन राय, विशेषकर 4, बाकी तो अनगिनत हैं, ये महत्वपूर्ण है। राजाराम मोहन राय, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन चारों में भी प्रथम कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का नेतृत्व किसने किया, या उदार राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और उग्र राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किसने किया? यस, तिलक ने। मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपके लिए, उदारवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर तुलना कर देंगे हम कि भाई उदार राष्ट्रवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या समानताएं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, भारतीय चिंतन में उदारवादी विचारधारा। तो मैं आपको यहाँ फिर से कहना चाह रहा हूँ कि 5 जो मैंने सूत्र दिए, इन सूत्रों को आप अच्छे से अपने जो है रजिस्टर में, डायरी में नोट कर लेंगे। ये मैंने आपके लिए नोट करने के लिए तैयार किया है। ये सारी बातें यदि आप नोट कर लेंगे, उसके बाद में किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बैठिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। कैसा भी किसी भी रूप में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें मैंने सारा सार संग्रह दे दिया है, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा, भारतीय चिंतन में उदारवादी विचारधारा। आशा करता हूँ आप ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।